क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कोई स्टार्टअप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करता है? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप कंपनी कैसे अपने फंड्स को अरेंज करती है? कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स डिफरेंट फेजेस में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? उन इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं? बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सीड फंड, शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, इन सब का क्या मतलब होता है? कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? और कंपनी का स्टार्टअप से लेकर के आईपीओ तक का सफ़र कैसे तय होता है? तो आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरुण और आपका स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मिस्टर राज। अब राज को एक आइडिया आया एक कंपनी खोलने का जो कि कोट बेस्ड टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी। अब राज अपने बिजनेस के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बिजनेस ज़रूर चलेगा और उन्होंने कुछ इनिशियल कैपिटल अपने पास से अरेंज किया है। बट तभी उनके मन में एक सवाल आता है कि इतने फंड से वो कंपनी कैसे स्टार्ट करेंगे और कंपनी स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड फंड को कैसे अरेंज करें। तो यहाँ राज ये सोच सकते हैं कि वो बैंक से लोन ले लें, पर अभी कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई है और बैंक से लोन लेते ही कंपनी को बैंक के लोन पर इंटरेस्ट देना होगा। तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वो लोन का इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? तो राज के पास ये ऑप्शन है कि वो बाकी के फंड्स अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के पास से अरेंज कर सकते हैं। तो सपोज राज अपने दो दोस्तों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब ये दो दोस्त क्योंकि बिजनेस के प्री रेवेन्यू स्टेज, मतलब बिजनेस ने अभी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया है, ये जानते हुए भी उसके दो दोस्तों ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। इसलिए इन इन्वेस्टर्स को कहा जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो बिजनेस के प्री रेवेन्यू स्टेज पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनको कहा जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। तो सपोज प्रमोटर मतलब राज और एंजल इन्वेस्टर्स ने टोटल 5 करोड़ रुपए रेस कर लिए। तो ये 5 करोड़ रुपए बन गए सीड फंड। सीड फंड मतलब इनिशियल मनी रेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल मनी इकट्ठा किया है उसे कहा जाता है सीड फंड। अब ये सीड फंड जब कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा तो वो बन जाएगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ हम कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी के पास सिर्फ अभी 5 करोड़ रुपए का कैश है जो कि उसका इकलौता एसेट है। तो कंपनी की वैल्यूएशन हुई 5 करोड़ रुपए। अब कंपनी ने इन 5 करोड़ शेयर्स को 50 लाख के शेयर्स में डिवाइड कर लिया। तो कंपनी की फेस वैल्यू हुई 5 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख जो कि बनती है 10 रुपए पर शेयर। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा शेयर कैपिटल, कंपनी की वैल्यूएशन और फेस वैल्यू क्या होता है। सो फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर का मतलब है कि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ये कंपनी के शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है। फेस वैल्यू को हम अपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो अब बिजनेस में 3 एंटिटीज हैं। पहले है प्रमोटर, दूसरे है एंजल इन्वेस्टर्स और तीसरी है कंपनी। सो फॉर एग्जांपल प्रमोटर के पास कंपनी के 40% शेयर्स हैं और एंजल इन्वेस्टर्स को 5% शेयर एलोकेट किए गए हैं और बाकी के 50% शेयर कंपनी के पास हैं। सो जो शेयर्स प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं उन शेयर्स को कहा जाता है इश्यूड शेयर्स। तो अब समझते हैं कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रमोटर के पास 40% शेयर होल्डिंग है और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 50 लाख। तो 40% के हिसाब से प्रमोटर के शेयर्स हुए 20 लाख। इसी तरीके से दोनों एंजल इन्वेस्टर्स के पास 5% की शेयर होल्डिंग है तो दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स हुए 2.5 लाख। तो टोटल 25 लाख शेयर्स अभी तक प्रमोटर और एंजल्स के पास है और बाकी के 25 लाख शेयर मतलब 50% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है। तो सपोज कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पहले 2 साल में कंपनी की ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट रही है, बहुत अच्छे से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब 2 साल के बाद कंपनी के प्रमोटर ये चाहते हैं कि कंपनी के बिजनेस की एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट किया जाए। तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो है 7 करोड़ रुपए। अब ये 7 करोड़ रुपए कैसे अरेंज किए जाएं? यहाँ एंट्री होती है एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की जिसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वो इन्वेस्टर्स जो बिजनेस के अर्ली स्टेज, जैसे कंपनी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं काम करते हुए, ऐसे टाइम पर कंपनी में एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल वेंचर कैपिटलिस्ट ने कंपनी की 14% स्टेक के बदले 7 करोड़ रुपए देने की डील की। तो 14% शेयर होल्डिंग वेंचर कैपिटलिस्ट को एलोकेट हो जाने के बाद देखते हैं कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी के प्रमोटर के पास 40% और एंजल्स के पास 5% की शेयर होल्डिंग है। 14% की शेयर होल्डिंग अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। तो ये 14% कंपनी के 50% में से एलोकेट किए गए हैं। तो 14% के हिसाब से अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कंपनी के 7 लाख शेयर्स हैं और यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट ने कंपनी के वैल्यूएशन को 50 करोड़ रुपए कैलकुलेट किया। तो यहाँ आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने 50 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करी। तो इसके लिए चलिए देखते हैं अब कंपनी का करंट वैल्यूएशन किस तरीके से चेंज हुआ है। सो प्रमोटर के पास 40% की शेयर होल्डिंग थी और कंपनी ने इनिशियली 5 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। तो 40% के हिसाब से प्रमोटर की जो इनिशियल वैल्यूएशन थी वो थी 2 करोड़ रुपए। इसी तरीके से 5% के हिसाब से एंजल्स की इनिशियल वैल्यूएशन बनती है 25 लाख रुपए। बट यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट ने 14% स्टेक के हिसाब से कंपनी में 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर आप इसको 100% से कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन आएगी 7 करोड़ डिवाइड बाई 14% जो कि बनती है 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर की करंट शेयर होल्डिंग निकालेंगे तो वो हो जाएगी प्रमोटर की 40% के हिसाब से करंट वैल्यू हो गई 20 करोड़ रुपए। मतलब 50 करोड़ का 40% बनता है 20 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एंजल इन्वेस्टर जिन्होंने इनिशियली 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो अगर आप 50 करोड़ का 5% निकालते हैं तो दोनों इन्वेस्टर्स की अब करंट वैल्यूएशन हो गई है 2.5 करोड़ रुपए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कंपनी के डिफरेंट शेयर होल्डर्स के वैल्यूएशन पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो सपोज अब कंपनी को बिजनेस करते हुए 3 साल और निकल गए। अब कंपनी एक 5 साल पुरानी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है। अब कंपनी ये प्लान करती है कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अपनी रिटेल प्रेजेंस को 3 और शहरों में लेकर जाना है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने 40 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया अपने केपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई कंपनी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को प्लान करती है तो उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए अब देखते हैं कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स को कैसे अरेंज किया। तो सपोज कंपनी ने 15 करोड़ रुपीस अपने प्रॉफिट्स में से केपेक्स के लिए एलोकेट किया और 15 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया। बाकी के 10 करोड़ रुपए एक और वेंचर कैपिटलिस्ट से 5% स्टेक के हिसाब से अरेंज किए। तो अब देखते हैं कि केपेक्स एक्सपेंडिचर के लिए सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट के इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी के शेयर होल्डर्स के वैल्यूएशन पे कैसे इंपैक्ट आया। तो सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट ने अब 5% के हिसाब से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर आप इसको 100% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है 200 करोड़ रुपए। 10 करोड़ डिवाइड बाई 5% जो कि बनता है 200 करोड़ रुपए। अब इन 200 करोड़ के हिसाब से प्रमोटर के पास करंट शेयर होल्डिंग है 40% की। 200 करोड़ का 40% बनता है 80 करोड़ रुपए। इसी तरीके से दोनों एंजल इन्वेस्टर्स की 5 करोड़ के हिसाब से करंट वैल्यूएशन बनती है 10-10 करोड़ रुपए। VC1 मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट 1 के पास थी 14% स्टेक। तो 14% 200 करोड़ के हिसाब से बनते हैं 28 करोड़ रुपए। आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स ने अपनी वेल्थ को 40 टाइम्स इंक्रीज किया है, वहीं वेंचर कैपिटलिस्ट 1 की वेल्थ 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। अब हम कंपनी बिजनेस के फेज 4 तक पहुंच चुके हैं। अब कंपनी एक 8 साल पुरानी कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। कंपनी एक 200 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब कंपनी कंट्री से बाहर अपनी एक ब्रांच स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। अब न्यू केपेक्स रिक्वायरमेंट डिसाइड हुआ है 60 करोड़ रुपीस। अब ये 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक नए इन्वेस्टर की एंट्री होती है जिसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए इतने बड़े कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने कंपनी में 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया 15% शेयर होल्डिंग पर। तो आई होप यहाँ पर आप कंपनी के करंट वैल्यूएशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 60 करोड़ 15% शेयर होल्डिंग के हिसाब से करंट वैल्यूएशन बनती है 400 करोड़ रुपए।
तो 60 करोड़ डिवाइड बाई 15% जो कि हुई 400 करोड़ रुपए। तो आइए देखते हैं प्रमोटर्स, एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट की वैल्यूएशन में क्या चेंज आया। तो अब कंपनी की वैल्यूएशन है 400 करोड़ रुपए और प्रमोटर के पास से 40%, तो 400 करोड़ का 40% बनता है 160 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स की करंट वैल्यूएशन हुई 20 करोड़ रुपए। वेंचर कैपिटलिस्ट 1 के पास 14% स्टेक थी, तो 400 करोड़ का 14% हुआ 56 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट 2 के पास थी 5% स्टेक, तो 400 करोड़ के हिसाब से 5% बनते हैं 20 करोड़ रुपए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रमोटर ने अब तक 80 टाइम्स वेल्थ क्रिएट की है। इसी तरीके से प्रमोटर्स और एंजल ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 80 टाइम्स ग्रो कर लिया है। इसी तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट 1 ने अपनी वेल्थ को 8 टाइम्स बढ़ा लिया है और वेंचर कैपिटलिस्ट 2 की वेल्थ में 2 गुना का इजाफा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की गई है। अब हम कंपनी के फाइनल फेज मतलब आईपीओ फेज तक पहुँच चुके हैं। तो अब कंपनी बहुत ही स्टेबल कंपनी है, कंपनी के रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही स्टेबल है, कंपनी के इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश हैं। तो अब कंपनी 200 करोड़ रुपए आईपीओ के थ्रू रेस करने का प्लान कर रही है। इन 200 करोड़ रुपए को रेस करने के लिए सपोज कंपनी ने कुछ पार्ट अपने इंटरनल प्रॉफिट से अरेंज कर लिया है, बाकी के फंड्स को वो पब्लिक के थ्रू रेस करना चाहती है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है एक आईपीओ की। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए आईपीओ के बेसिक्स को समझते हैं कि आईपीओ आखिर होता क्या है। तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए लेकर आती है तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है। जनरल पब्लिक इन शेयर्स को एक सर्टेन प्राइस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक लॉट के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कंपनी एक आईपीओ रेस करती है। आईपीओ रेस करने का अपना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से जनरल पब्लिक को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो उस कंपनी में एक लॉट खरीद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में आईपीओ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कंपनी के पास सिर्फ 16% की शेयर होल्डिंग बाकी है। बाकी के शेयर्स को प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल प्रमोटर में इशू किए जा चुके हैं। टोटल शेयर्स से 50 लाख, तो कंपनी के पास बचे हुए शेयर्स की काउंट है 8 लाख, मतलब 50 लाख का 16% जो कि बनता है 8 लाख शेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने अपने 16% शेयर्स का वैल्यूएशन निकाला है लगभग 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ रुपए तक। सो कंपनी अपने इस वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स का यूज करती है। तो इन मेजर्स के बेसिस पर ही कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? तो प्राइस पर शेयर कैलकुलेट होता है 125 करोड़ डिवाइड बाई 8 लाख शेयर्स, जो कि बनते हैं लगभग 1562 रुपए से लेकर 1875 रुपए तक। तो जब भी कोई आईपीओ रेज होता है, जब भी कोई आईपीओ मार्केट में आता है तो उसकी एक प्राइस रेंज होती है। तो उसका लोअर बैंड जो है वो बनेगा लगभग 1562 रुपए और उसकी जो हायर रेंज होगी वो होती है 1875 रुपए। तो इस प्राइस के बेसिस पर जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आपने समझा होगा कि कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी की शेयर होल्डिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंपनी के बिजनेस टर्म्स क्या होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो कैसे कंपनी अपने स्टार्टअप फेज से लेकर आईपीओ फेज तक पहुंचती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Happy investing.